morning, students. Now in today's lecture we will see new point, that is self-induction and mutual induction. self-induction and mutual induction. तो आज के लेक्चर में हम सेल्फ इंडक्शन, इसका मीनिंग और मैथमेटिकल इक्वेशंस देखने वाले हैं. देखिए सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या होता है. अब इंडक्शन आपको पता हो गया, whenever there is change in magnetic flux and EMF is induced in the coil. ओके, सो यही टेक्निक यहाँ पर यूज होती है. सेल्फ इंडक्शन देखिए डेफिनेशन क्या दी है यहाँ पर. द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन अ कॉइल ड्यू टू चेंजेस ऑफ करंट इन द सेम कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन. इसका मीनिंग क्लियर करते हैं यहाँ पर. कंसीडर अ कॉइल. सपोज यहाँ पर एक कॉइल है, ओके, सोलेनॉइड फॉर एग्जांपल, and it is connected to terminals of the cell. Suppose यहाँ पर एक cell है. Now there is tap key K. Okay, this is simple circuit diagram in which there is one coil. It is connected across a cell with a tap key. अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, जैसे हम टैप की क्लोज करते हैं तो करंट फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ओके, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या 1 या 2 सेकंड तक करंट इंक्रीजिंग रहेगा, बाद में करंट कांस्टेंट रहेगा. ओके, एंड इफ इट ओपन दिस टैप की तो करंट डिक्रीजेस होगा, मतलब जीरो हो जाएगा. तो इस दौरान जहां पर करंट वेरिएबल है, वेरिंग है या फिर चेंजिंग है, वहां पर इस कॉइल के अंदर एक EMF इंड्यूस होता है. दिस फेनोमेना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन. ओके, चलिए इसका मीनिंग क्लियर करते हैं हम. सपोज टैप की इज क्लोज है, यहाँ पर टैप की ऐसे क्लोज किया हमने, तो करंट यहाँ पर कैसे फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. लेट करंट I फ्लोज थ्रू इट. लेकिन जैसे हम टैप की क्लोज करते हैं तो करंट सडनली मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचता है. देखिए सपोज यहाँ पर मैक्सिमम करंट है 4 एम्पियर. ओके, तो जैसे हम टैप की यहाँ पर क्लोज करते हैं तो करंट की वैल्यू 0 to 4 एम्पियर सडनली चेंज नहीं होती है, तो इट इंक्रीजेस ग्रेजुअली. इसका मतलब क्या होता है, देखिए पहले 0 एम्पियर था, उसके बाद 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 और बाद में 4.0 एम्पियर. इस तरह से ग्रेजुअली इंक्रीज होता है स्टूडेंट, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है. बट दिस टेक्स 2 सेकंड या 3 सेकंड, और उससे कम भी टाइम लग सकता है इसको. तो बहुत कम वक्त में यहाँ पर वैल्यू करंट की 0 to 4 एम्पियर तक इंक्रीज होती है, लेकिन सडनली इंक्रीज नहीं होगी. मतलब जैसे हम टैप की क्लोज करेंगे 4 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, ऐसा नहीं होता है. तो 0 एम्पियर, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 एटसेट्रा. ओके, तो 1 सेकंड, 2 सेकंड या फिर उससे भी बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन करंट की वैल्यू जो होती है वो सडनली 4 एम्पियर नहीं होती है, तो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है जैसे यहाँ पर बताया. ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जैसे क्लोजिंग, क्लोजिंग ऑफ की, क्लोजिंग ऑफ की, और इट इज नोन एज मेक अरेंजमेंट, मेक अरेंजमेंट. अब क्लोजिंग ऑफ की में क्या होता है कि जैसे हम की क्लोज करेंगे तो करंट यहाँ, करंट की वैल्यू इंक्रीजिंग होगी. ओके, करंट increases gradually. ओके, स्लोली करंट यहाँ पर इंक्रीज होता है, जैसे फ्रॉम 0.5, 1.0, 1.5 अप टू 4.0 तक. ओके, तो करंट इंक्रीजिंग होता है जस्ट आफ्टर द क्लोजिंग द की, दैट इज कॉल्ड मेक अरेंजमेंट. अब जैसे यहाँ पर देखिए करंट इंक्रीजिंग है, तो वी नो दैट whenever current passing through any conductor or coil, it produces magnetic field around it. तो ये solenoid है ना, तो यहाँ पर इस तरह से magnetic field produce होगा स्टूडेंट, इस तरह से magnetic field यहाँ पर produce होता है. ओके, ये तो आपको पता है ना. तो along the axis of the solenoid magnetic field produce होता है. ओके, और when we close the key at that time current increases gradually, मतलब करंट यहाँ पर increasing है, करंट इंक्रीजिंग है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, करंट इंक्रीजिंग है. तो इंक्रीजिंग करंट की वजह से अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस कॉइल
इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती होगी। ओके, सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, वेरिएबल या कांस्टेंट, वेरिएबल दैट इज चेंजिंग, करंट इंक्रीजेस ग्रेजुअली। ओके, देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, या फिर फील्ड इज आल्सो, ओके, is also increasing, मैग्नेटिक फ्लक्स भी यहाँ पर इंक्रीजिंग है। ओके, अब देखिए जहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है मतलब चेंजिंग है, वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। ओके, तो देखिए ये कॉइल जो होगी यहाँ पर, इट इज नाउ प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कॉइल है ना, तो इस कॉइल के अंदर उसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है स्टूडेंट। देयरफॉर ईएमएफ इज इंड्यूस्ड in coil and that EMF has direction। कैसी डायरेक्शन होती है EMF की? According to Lenz's law, the direction of induced EMF is such as to oppose the change in magnetic flux, है ना। अब देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, तो और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज ना हो इस तरह से इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन होगी। ओके, तो देखिए करंट यहाँ पर इंक्रीजिंग है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजिंग है, तो ईएमएफ की डायरेक्शन बैकवर्ड होती है, सो दिस इज नोन एज ई बैक। ओके, दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल दैट इज नोन एज बैक ईएमएफ और ई बैक। तो बैक ईएमएफ का मतलब क्या होता है, देखिए कि करंट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे होगी स्टूडेंट, टू अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर इंक्रीजिंग है तो उसको अपोज करने वाला ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस होगा ना, सो दिस इज नोन एज बैक ईएमएफ। ओके, तो करंट इंक्रीजिंग है तो करंट को डिक्रीज करने वाली डायरेक्शन इंड्यूस ईएमएफ की होगी, सो दिस इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। ओके स्टूडेंट, नाउ अब 1-2 सेकंड के बाद यहाँ पर मैक्सिमम करंट तक वैल्यू पहुंच जाती है। नाउ अब यहाँ पर कॉइल के अंदर से कितनी करंट पास होगी, 4 एम्पियर। ओके, सो दिस इज सेकंड स्टेप। देखिए सेकंड स्टेप, कांस्टेंट करंट फ्लोइंग दैट इज आई, मान लीजिए यहाँ पर 4 एम्पियर मैक्सिमम वैल्यू। अब कांस्टेंट करंट यहाँ पर फ्लो होता है स्टूडेंट थ्रू द कॉइल, तो अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब करंट इंक्रीजिंग नहीं है या फिर डिक्रीजिंग भी नहीं, नाउ इट इज 4 एम्पियर कंटिन्यूअसली, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 1 मिनट, जितने टाइम तक हम यहाँ पर प्लग किया फिर ये टैप किए क्लोज रखेंगे तब तक ये करंट कांस्टेंट फ्लो होगा। तो अब यहाँ पर करंट चेंजिंग है क्या, नहीं, तो जितना यहाँ पर करंट फ्लो होता है मैक्सिमम, उस हिसाब से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीजिंग नहीं है या फिर डिक्रीजिंग नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे होगी, कांस्टेंट होगी। ओके, देखिए कांस्टेंट करंट है इसका मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पर करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी। ईएमएफ इंड्यूस होगा कब, इस कॉइल के अंदर, इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्यों, बिकॉज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ओके, तब अब यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, चेंजिंग नहीं है, इसका मतलब ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा। जब कांस्टेंट या स्टेडी करंट फ्लो होता है थ्रू द कॉइल, ओके, नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा स्टूडेंट। ओके, तो ये सेकंड हो गया। अब थर्ड स्टेप देखिए, ओपनिंग ऑफ की दैट इज नोन एज ब्रेक अरेंजमेंट। ओके, ओपनिंग ऑफ की मतलब यहाँ पर आप की ओपन कर देंगे, जैसे हम की ओपन कर देते स्टूडेंट,
तो करंट जो होता है 4 एम्पियर करंट, दैट इज नॉट सडनली डिक्रीज टू जीरो, ये सडनली जीरो नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर ग्रेजुअली डिक्रीजिंग होता है। 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5 और बाद में जीरो होता है। तो ये ग्रेजुअली डिक्रीजिंग होता है इस पर। तो इसका मतलब करंट यहाँ पर कैसा है, डिक्रीजिंग है। ओके, व्हेन वी ओपन द की करंट डिक्रीजेस ग्रेजुअली। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे करंट डिक्रीजेस ग्रेजुअली। करंट यहाँ पर स्लोली डिक्रीज होता है। ओके, मतलब जैसे हम टैप की यहाँ पर ओपन कर देते हैं तो करंट ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब करंट डिक्रीजिंग है, तो करंट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो भी डिक्रीजिंग होगी ना। यस, तो मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे होगी स्टूडेंट, डिक्रीजिंग होगी। करेक्ट। अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग मतलब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग है। And according to first law of electromagnetic induction, whenever there is change in magnetic flux या magnetic field and EMF is induced in the coil, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग होगी आफ्टर ओपनिंग द की, तो यहाँ पर EMF प्रोड्यूस होगा। अब इस EMF की डायरेक्शन क्या होगी, अगेन अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। ओके, तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं रूल्स, लेंस लॉ, फर्स्ट लॉ। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ अब EMF जो प्रोड्यूस होगा या इंड्यूस होगा इन द कॉइल, उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। देखिए करंट कैसा है, यहाँ पर डिक्रीजिंग है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजिंग है, तो EMF जो इंड्यूस होता है कॉइल में उसकी डायरेक्शन ऐसी होती है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को और डिक्रीज नहीं होने देगी, इस तरह से होगी। मतलब देखिए जैसे हम टैप की क्लोज करते हैं तो अगर इस डायरेक्शन में बैक EMF प्रोड्यूस होता है तो अब की बार यहाँ पर EMF इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, because it opposes the decreasing current, it opposes the decreasing magnetic flux. Okay student, so therefore EMF is induced in coil and this is known as back EMF. ये भी एक प्रकार का बैक EMF है, बिकॉज जो EMF करंट की डायरेक्शन को या करंट की वैल्यू जो इंक्रीज डिक्रीज होती है उसको अगर अपोज करते हैं तो दैट इज नोन एज बैक EMF। देखिए इस तरह से 3 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया हमने। तो मुझे बताइए यहाँ पर कि कहाँ पर EMF इंड्यूस होता है इन द कॉइल, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द की एंड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द की। देखिए फिर से एक बार समझ लेते इसको, ये बहुत ही बेसिक लेवल का मतलब कॉन्सेप्ट है। देखिए जैसे हम टैप की क्लोज करते हैं स्टूडेंट तो करंट 0 to 4 एम्पीयर सडनली नहीं इंक्रीज होता है ना, इट इंक्रीजेस ग्रेजुअली। तो जैसे करंट ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, अब इसके लिए बहुत शॉर्ट टाइम लगता है, 1 to ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड या 1 सेकंड से भी कम ज्यादा टाइम लगता है। तो जैसे ग्रेजुअली इंक्रीज होता है करंट इंक्रीजिंग, सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अराउंड द एक्सिस ऑफ द कॉइल इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो वहां पर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पर एक EMF प्रोड्यूस होता है और उस EMF की डायरेक्शन कैसे होती है, टू अपोज द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है तो उसको अपोज करने वाला EMF इंड्यूस होगा ना, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बैक EMF। ओके, अब जैसे कुछ सेकंड के बाद करंट कांस्टेंट हो जाता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक, फॉर एग्जांपल 4 एम्पीयर, अब स्टेडी करंट फ्लो होगा। स्टेडी करंट फ्लो होगा मतलब अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड या फिर कॉइल जो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब वहां पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब EMF इंड्यूस नहीं होगा, नो EMF इज इंड्यूस्ड। बट एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द की, जैसे हम टैप की को ओपन करते हैं ओके, तो डिस्कनेक्शन होगा, तो बैटरी डिस्कनेक्ट होगी, लेकिन यहाँ पर भी 4 to 0 एम्पीयर करंट सडनली डिक्रीज नहीं होता है। देखिए यहाँ पर अगर हम एमीटर लगाते हैं ओके, तो 1-2 सेकंड में पॉइंटर देखिए फ्रॉम 0 to 4 एम्पीयर, ये सडनली 4 एम्पीयर होता है नहीं, ग्रेजुअली इंक्रीजेस है ना 4 एम्पीयर तक। और जैसे हम की ओपन कर देते हैं मतलब ब्रेक अरेंजमेंट, तब भी देखिए सडनली ये पॉइंटर 0 पर नहीं होता है, तो ये ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू 0।
तो यहाँ पर देखिए जो पॉइंटर की स्पीड होती है वो स्लो इसलिए होती है कि यहाँ पर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। सो बैक ईएमएफ एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द की, बैक ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो करंट इंक्रीजिंग को अपोज करता है, एंड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द की जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है या इंड्यूस होता है इन द कॉइल वो करंट डिक्रीजिंग को अपोज करता है। ओके, तो एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द की एंड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द की सिर्फ यही दो पॉइंट है जहां पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब जब स्टेडी करंट प्रोड्यूस होता है तब ईएमएफ प्रोड्यूस होता है क्या? नहीं। तो स्टेडी करंट अगर इसमें से फ्लो होता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं या इंड्यूस नहीं होता है। क्लियर स्टूडेंट? अब डेफिनेशन का एक बार मीनिंग और से क्लियर करते हैं, देखिए आपको यह क्लियर हो जाएगा। द phenomenon of production of induced EMF in a coil, okay, due to changes of current in the same coil। देखिए changes of current in the same coil कब होता है? At the time of closing the key, at the time of opening the key। तब करंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ना, तभी यहाँ पर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होना है। ओके, ये जो प्रोसेस है, अब ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू चेंज इन current in the same coil, so this phenomena is known as self induction। okay, the production of induced EMF in a coil due to change in current in the same coil is known as self induction। okay student, तो देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर प्रोड्यूस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। जैसे करंट इंक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीजिंग होता है, करंट डिक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीजिंग होता है। तो magnetic flux, okay, directly proportional to current in the coil। magnetic flux phi directly proportional to current I। okay, phi is equal, अगर हम proportional साइन निकालते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा L into this I। तो proportional साइन निकालने के बाद कांस्टेंट L यहाँ पर लेते हैं, तो L का मतलब क्या होगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड इट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और इट इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस या सिंपली इंडक्टेंस। ओके, व्हाट इज L? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस और सिंपली इंडक्शन। ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस या फिर इंडक्टेंस। नो L इज कांस्टेंट यहाँ पर, ठीक है। नो अब यहाँ पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग एंड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ओनली, तो दैट ईएमएफ, ओके, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या होता है? E is equal to minus d phi by dt, minus d phi by dt। सपोज यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ओके, तो माइनस d dt ऑफ, अब phi की वैल्यू क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 1 L I, ओके, E is equal to माइनस, L तो कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव के बाहर निकाल सकते हैं हम इसको, L di by dt। So this is equation number 2। Minus sign shows that the direction of induced EMF is always such as to oppose the change in magnetic flux। Okay, no, magnitude of induced EMF is given by, तो E is equal to L di by dt, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा स्टूडेंट। ओके, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अगर di by dt की वैल्यू अगर हम यूनिट लेते हैं, मतलब क्या? इफ di by dt इज इक्वल टू 1। अब 1 मतलब देखिए di मतलब चेंज इन करंट, ओके, एम्पियर अपॉन टाइम सेकंड। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ओके, ये यूनिट है यहाँ पर 1 एम्पियर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर करंट चेंज हो जाता है, ओके, तो देखिए di by dt की वैल्यू अगर हम यूनिट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ
करंट कैसा है यहाँ पर, यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, तब क्या होगा देखिए, अगर डी आई बाई डी टी की वैल्यू अगर हम 1 रखते तो देयरफॉर E इज इक्वल टू L। ओके, इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस of any coil is equal to EMF induced in the coil when the current changes at the rate of 1 ampere per second। ओके, मतलब इसका हम सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या कर सकते हैं कि अगर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है तो वहां पर जितना भी ईएमएफ इंड्यूस होता है वही सेल्फ इंडक्टेंस होता है उस कॉइल का। ओके, देखिए व्हेन या इफ di by dt is equal to 1 ampere per second देन यहां पर क्या प्रूव होता है, E is equal to L। मतलब किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है स्टूडेंट, देखिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी कॉइल is nothing but the EMF induced in the same coil due to unit rate of change of current। Okay, now अब सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला यहां से क्या होता है देखिए, E is equal to L di by dt है ना, तो therefore L is equal to क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, E divided by di by dt, बराबर है। देखिए L is equal to E, अब di by dt इधर लाइए तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो L is equal to E divided by di by dt, राइट, ये मैग्नीट्यूड होता है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल। ओके, अब इसका यूनिट लेते हैं हम यहाँ पर, देखिए SI यूनिट क्या होगा इसका, SI यूनिट इज, तो E मतलब इंड्यूस ईएमएफ, क्या होता है यूनिट इसका, वोल्ट, राइट, अपॉन चेंज इन करंट मतलब एम्पियर अपॉन सेकंड, राइट। अगर सिंबल्स में लिखते हैं तो देखिए वोल्ट पर एम्पियर सेकंड, राइट, 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर पर सेकंड। ओके, या फिर 1 वोल्ट, देखिए 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर पर सेकंड, इसका मतलब ये यूनिट होगा सेल्फ इंडक्टेंस का। तो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, बिकॉज सेकंड ऊपर मल्टीप्लाई चला जाएगा, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, या फिर वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड। ठीक है, नाउ दिस इज नोन एज हेनरी, दैट इज 1 हेनरी, और इसका सिंबल होता है कैपिटल H, बिकॉज हेनरी इज आल्सो नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ओके, सो 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर पर सेकंड। तो यहां पर हम 1 हेनरी की डेफिनेशन कर सकते हैं स्टूडेंट, क्या होगी डेफिनेशन यहाँ पर, 1 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस कब होगा कॉइल का, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल 1 एम्पियर पर सेकंड है, और उसके वजह से अगर 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होता है तब उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है, 1 हेनरी। ओके, तो 1 हेनरी की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ the coil is 1 Henry if 1 volt EMF is induced in the coil when the current in the coil changes at the rate of 1 ampere per second. So that self inductance of the coil is known as 1 Henry. Okay, now self inductance of coil depends upon okay, number 1 देखिए, that is material of coil, मतलब कॉपर, एल्यूमिनियम या अलॉयज। ओके, तो जिस मटेरियल से कॉइल बनी उस मटेरियल पर सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स होता है स्टूडेंट। सेकंड है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स of coil, number of turns of the coil। देखिए यहाँ पर
phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, phi इज इक्वल टू यल आई। तो यहाँ पर इस तरह से हम phi इज इक्वल टू n यल आई ये भी लिख सकते हैं। ओके, बिकॉज n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये इक्वेशन ओनली वन टर्न के लिए थे, एक ही टर्न के लिए एक इक्वेशन था। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर भी सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पर डिपेंड करता है। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द कॉइल, number of turns of the coil, okay, then area and shape of the coil, मतलब सर्कुलर कॉइल या फिर रेक्टेंगुलर कॉइल, और उसका जो शेप होता है, ओके, और उसके साथ साथ एरिया पर भी सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है स्टूडेंट। ओके, तो इस तरह से हमने सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन, उसका मीनिंग और मैथमेटिकल इक्वेशंस और उसका असाइनमेंट यहाँ पर डिस्कस किया स्टूडेंट, राइट।